हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आप लोगों को दोस्तों ये बता दिया था कि कौन कौन सी सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस भारत में ऐसे चल रहे थे और ये जो दो महापुरुष इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती पर जो पैदा हुए, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इनकी टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स से लोग क्यों प्रभावित हुए और इनके दायरे के अंदर लोगों ने आना क्यों सही समझा। अब इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुद्धिज़्म एंड गौतम बुद्ध से। इनकी लाइफ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली बुक आपको कुछ अलग व्यू पॉइंट्स और दे रही है और चीज़ें समझा रही है। तो सबसे पहले आपके सामने है अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। मुझे क्या बताओ, जब गौतम बुद्ध जिंदा थे उनके जीते जी उन्होंने अपने प्रिंसिपल से अपनी टीचिंग्स को कंपाइल करवाया किसी भी लिटरेचर की फॉर्म में? ऐसा क्यों? क्यों नहीं करवाया? देखो उनके डिसाइपल्स वगैरह, जैसे उनका फेवरेट डिसाइपल कौन रहा? शाइनी, कौन फेवरेट डिसाइपल गौतम बुद्ध का? आनंद। ठीक है, आनंद वगैरह जो थे ना, ये जो डिसाइपल्स थे इनके, ये बुद्धा को बोलते थे कि देखो आपके बाद ना आपकी टीचिंग्स जो हैं वो एक कंपाइलेशन फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन गौतम बुद्ध ना ओरल ट्रेडिशन में ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, उनको ये लगता था कि हाँ, इन जो जैसे सामने बैठ के इंसान जितना समझ सकता है उतना हो सकता है कि जब आगे वाली जनरेशन इन चीज़ों को पढ़ेगी तो पता नहीं वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। हालांकि वो उसके खिलाफ नहीं थे और उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं कि मेरी टीचिंग्स को कंपाइल ना करो, लेकिन कंपाइलेशन का मेन वर्क जो उनके डिसाइपल्स ने करा वो उनके मरने के बाद ही करा। ठीक है, तो जीते जी तो उनकी टीचिंग थी, कोई कंपाइलेशन नहीं हुई, लेकिन मरने के बाद हुई। और ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते थे? कौन से इवेंट्स आयोजित होते थे जहाँ पर बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करा गया? वेरी गुड, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है गौतम बुद्ध को लेकर और बुद्धिज़्म के अलग अलग प्रिंसिपल्स को लेकर, ये हमें अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर से देखने को मिलती है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर ना दो तरह के टेक्स्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरे हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। इसको समझो, ये आपके लिए हो सकता है कि पहली बार कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, कैनोनिकल टेक्स्ट ये वो टेक्स्ट होते हैं जो कि बुद्धा की ज़िंदगी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, एक या अनेकों तरीके से। अब जैसा कि आपको पता है, जब भी किसी महान आदमी के बारे में कोई टिप्पणी करी जाती है, अब महान आदमी इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई फिलोसफर, कोई रिलीजियस टीचर, धार्मिक गुरु, महान आत्मा, आपकी और मेरे ऊपर अगर बायोग्राफी लिखी जाएगी, कोई भी बात लिखी जाएगी किसी और पर्सन के द्वारा, अगर हम खुद लिखेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी है, जैसे हमारी डायरी राइटिंग। कोई और पर्सन हमारे बारे में कुछ लिखे तो वो हमारी बायोग्राफी है। लेकिन गौतम बुद्ध के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करी जा रही है, कोई चीज़ लिखी जा रही है, कोई टेक्स्ट ऐसा है जो कि डायरेक्टली इनके जीवन के ऊपर जो कमेंट्री करता हो, आप उसको क्या कहोगे? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या कुछ और? श्रेया क्या कहते हैं उसको? मैंने बताया भी था, भूल गए? अरे हेगियोग्राफी। शायद नहीं सुना नहीं, टमी एनसीईआरटी में है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हेगियोग्राफी। ये हेगियोग्राफी की बात यहाँ पर भी होती है और भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंदर भी होती है। ठीक है, तो डिफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग बुद्धिस्ट स्कूल्स में एग्जिस्ट करते हैं कि कौन कौन से टेक्स्ट जो हैं वो कैनोनिकल है। अब कुछ जो मंक्स हैं, जब टीचिंग्स को कंपाइल करा गया या जो भी करा गया, बहुत सारी बुक्स लिखी गई गौतम बुद्ध के ऊपर, अलग अलग बुद्धिज़्म स्कूल्स के अंदर बाइफर्केशन देखने को मिली, मंक्स के बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने नए बुद्धिस्ट स्कूल्स की स्थापना करी, पुराने वाले स्कूल से अलग होकर ब्रांचेस की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस की सब ब्रांचेस ये निकलती चली गई।
इसलिए राइटर आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं कि कौन से बुद्धिस्ट स्कूल्स कौन सी किताबों को, कौन से टेक्स्ट को ये मानते हैं कि वो बुद्धा की ज़िंदगी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैसे तो डायरेक्टली रिलेटेड है, कुछ 19-20 का फ़र्क करके हो सकता है उसके अंदर कि वो थोड़ा सा बुद्धा के जीवन के ऊपर कमेंट करते हो, डायरेक्टली बुद्धा के जीवन के बारे में कोई बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में बताते हो, उनकी माता जी के बारे में कुछ बताते हो, उनके पिताजी के बारे में कुछ बताते हो, उन्होंने निर्वाण कैसे अटेन करा उसके बारे में कुछ बताते हो, शरीर कैसे छोड़ा और मोनेस्ट्री कैसे वो करी, क्या वो जो बूढ़ी औरत की जो कहानी है कि जिसका बेटा मर जाता है तो बुद्धा जो उसको जीवन का ज्ञान देते हैं, तो ये सारी बातें जो कि बुद्धा के बारे में जो रिलेटेड हैं, तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग बुद्धिस्ट स्कूल्स में मंक्स के बीच में कि कौन सी बातें, कौन से टेक्स्ट, कौन सी घटनाक्रम बुद्धा की जीवन के साथ डायरेक्टली लिंक। ठीक है, तो सिंपली कैनोनिकल टेक्स्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसी किताबें होती हैं जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, कोर जो फिलॉसफी है बुद्धिज़्म की, वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि इनके अंदर वो बातें होंगी जो कि बुद्धा ने खुद अपनी ज़बान से बोली थी, अपने शिष्यों को समझाई और वो आने वाली जनरेशन के अंदर वो फैल गई। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है, वो दिक्कत ये हो जाती है कि देखो, अगर हम सब मतलब एक दूसरे से अगर फिज़िकली मिलें, आमने सामने मिलें, हमारे बीच में जो भी बात होगी, अगर हम वो सेम बात को किसी थर्ड पर्सन को बताएं जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था, हो सकता है कोई एक लाइन, कोई घटनाक्रम को हम थोड़ा सा मोल्ड करके बताते हैं, है ना। आने वाली जनरेशन तक जब ये सेम बुद्धा के टेनेंट्स, कोर फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स जब ये फैले, उनमें थोड़ा सा एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो ओरिजिनल क्या चीज़ थी 100% तो देखो उसको कोई मैच नहीं कर सकता। ये तो हमें फिर गौतम बुद्ध सामने चाहिए पड़ेंगे, उन्हीं से हम पूछ सकते हैं, है ना। ये तो आनंद ने जो एक्सपीरियंस करा होगा ना, आनंद को जो आनंद मिला होगा बुद्धा की फ़िलॉसफी से, बुद्धा की बातों से जो सामने बैठकर, वो आनंद सेम बातें ना आने वाली जनरेशन को नहीं समझा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये वो किताबें हैं विच लेट्स डाउन द बेसिक टेनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म सच एज त्रिपिटक, या जिसको त्रिपिटक भी कहते हैं, थ्री पिटक्स ऑल्सो नोन एज पाली कैनन। इसके अंदर 3 किताबें होती हैं ना, कौन कौन सी? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। परेशान मत होना, अभी आ रहा हूँ मैं इस पर थोड़ी देर में, त्रिपिटक के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊँगा। एंड श्रेया रिसेंटली अभी जब हम कर रहे थे इसको, आपको याद होगा मैंने वहाँ से भी बताया था आपको, क्लास 12 की NCERT से एक फ़ोटो दिखाई थी। ठीक है, तो उसको भी ना हम भूल ना जाएं, तो हम इसको ओपन करके रख लेते हैं ज़रा। ये रहा, अभी देखते हैं उसको थोड़ी देर में। हाँ, आगे दूसरे होते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। इनको आप सेमी कैनोनिकल टेक्स्ट भी कह सकते हो। ये वो टेक्स्ट होते हैं डैट आर नॉट द सेइंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्धा ने जो बातें मुँह ज़ुबानी बोली, जो चीज़ें समझाई, खुद अपनी वाणी से बोलकर, इनके अंदर वो वाली बातें नहीं लिखी हुई हैं, बट बुद्धा ने जो भी बातें बोली, अगर मुझे ये बोलना हो, अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी ना बोला होगा, वैसा थोड़ी ना बोला होगा, नहीं उसके बताने के तरीके में गलती रह गई होगी, बुद्धा ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा बोल ही नहीं सकते। हम लोग जो भी अपनी अपनी कमेंट्रीज़ और जो ऑब्जर्वेशंस है कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर जो पेश करेंगे, उसको बोला जाता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। मतलब ओरिजिनल जो बुद्धा की सेइंग्स हैं, जैसे आनंद ने, जैसे मान लो शाइनी के बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर आनंद को बुलाया गया होगा,
है ना, कि तुम बुद्धा के साथ ज़्यादा क्लोज रहे हो, बताओ ज़रा क्या क्या बुद्धा बोलते थे, कैसे उठते थे, बैठते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, सुबह से रात तक उनका क्या रूटीन रहता था, जब भी उनसे कोई भी एग्रेसिव वे में बात करता था, क्योंकि उस टाइम पर ये भी तो थे ना पॉलिटिकल लीडर्स, महाजनपद वाला ज़माना चल रहा था, तो वो कैसे समझाते थे, लड़ाइयों और मसलों को कैसे सॉल्व करते थे, उनका क्या व्यू पॉइंट रहता था, हॉल्ट कैसे करते थे इन सारी चीज़ों को। तो जब कोई सामने रह चुका होता है, कोई किसी का कंटेम्प्रेरी होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। लेकिन अब आने वाली जनरेशन जब अगर उसको पढ़ें, और फिर मेरे मन के अंदर एक किंतु परंतु वाली भावना जागी कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, ये थोड़ी ना बोला होगा, ये तो थोड़ा सा एग्जेजरेशन वाली बात हो गई यहाँ पर। तो जो भी हम कमेंट्री से जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कैनोनिकल टेक्स्ट के ऊपर, और कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है श्रेया, ओरिजिनल बुद्धा की सेइंग्स है ना, तो द ट्रिटाइज ऑन द धर्म और द धर्मपद, historical information, codes, definitions, grammars and other writings in Pali, Tibetan, Chinese और दूसरी ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस के अंदर, ये सारे टेक्स्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर है क्या, हाँ जी है यहाँ पर। मैंने आपको दीपा वमसा महावमसा के बारे में बताया था ना, ऐसा माना जाता है कि बुद्धा एक बारी बोट लेकर कहां तक गए थे, श्रीलंका। शाही बात बताओ, कोई किसी की कसम खा के वाली बात बोल सकता है कि 100% ही सही है? नहीं ना। अब ये तो एक ऑब्जर्वेशन कमेंट्री है ना, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध थे इस पृथ्वी पर और उन्होंने नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को प्रीच करा, है ना? तो एक हो गया कैनोनिकल टेक्स्ट, लेकिन जहां पर हम ये ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं श्रेया, कि श्रीलंका गए थे गौतम बुद्ध, भाई कहाँ से गए थे, किसी ने उनको रास्ता बताया, कितने टाइम के लिए वो रुके, क्या अगर वो 24 घंटे रहे तो इतनी जल्दी बुद्धिज्म प्रचलित हो गया? ये जो कमेंट्री, जो ऑब्जर्वेशन है, आप देखो इसमें कोई सही और गलत तो हो नहीं सकता। आपकी ऑब्जर्वेशन आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखो, मेरी ऑब्जर्वेशन अपने हिसाब से चीज़ों को देखूंगा। मेरे को हो सकता है हिटलर बहुत बुरा लगे, लेकिन आप उस हिटलर की कुछ कुछ बातें आपको ठीक लगे। ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन और कमेंट्री है ना, ये होता है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। लेकिन याद रखना, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट ऐसा रैंडमली नहीं कि आप कुछ भी किसी को भी मान लग जाओ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धा के कंटेक्स्ट में, ठीक है? तो कुछ जो इंपॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। एक है, देखो जितने भी अभी तक हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते थे ना, अब इनकी कंपाइलेशन है यहाँ पर, और ये टेक्स्ट ऐसा कोई भी नहीं है जो आपने नाम सुन रखा हो एक दो के अलावा। लेकिन आज आपको पहली बार पता लगने जा रहा है, अच्छा ये बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा की ज़िंदगी, उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर टिप्पणी है, ये ओरिजिनल सेइंग्स नहीं है बुद्धा की। तो देखो मिलिंदा पाना 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। इट इज़ रिटन इन पाली एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ डायलॉग ऑन वेरियस फिलोसफिकल इशूज़। अब डायलॉग का मतलब क्या होता है? फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंदा या फिर मिनांदर जिसको कहते थे, एंड द मंक नागसेन, ठीक है। जैसे मतलब मान लो कि नागसेन, फॉर एग्जांपल के लिए, मतलब एक उसके लिए मान लो कि नागसेन ने मिलिंद से पूछा कि तुमने इतना कुछ एरिया को कब्जा कर रखा है, इतने सारे लोगों को मारा, भौतिक सुख की तुम्हें इतनी ज़्यादा प्राप्ति हो रखी है, तो क्या असली में जीवन से अपने सुखी हो? तुम जब इस पृथ्वी से जाओगे तो तुम मतलब अपने सारे अनफुलफिल्ड टास्क को पूरा कर चुके हो, यही तुम्हारे जीवन का मकसद क्या था क्या? अब मिलिंद हो सकता है इस बात पे चुप हो जाए, या नागसेन को इस बात के ऊपर जो उन्होंने सवाल पूछा आंसर करें। तो इस प्रकार की जो फ्रूटफुल कन्वर्सेशन है, अब जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नागसेन यही सवाल क्यों उनसे करेंगे, बिकॉज नागसेन वॉज अ मंक, है ना। इनको तो भौतिक सुख की कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही वॉज अ किंग। इनको तो और एक्सपेंशनिज्म करनी है, और एम्पायर बढ़ाना है अपना, और एरियाज़ को कॉन्कर करना है, ये चीज़। उसके बाद नेट्टी पकड़ाना, इट इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस which gives a connected account of Buddha's teachings। ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, ज़िंदगी का जो मेन रस है वो कौन सी बातों में छुपा हुआ है, खुशी क्या है एक्चुअल में, और अल्टीमेटली वो बातें जो कि बुद्धा की टीचिंग से साथ ही कनेक्टेड है। इट इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस फॉर योर लाइफ, गाइडेंस फॉर योर हैप्पीनेस, गाइडेंस फॉर योर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वो है
नेति पकराना, इसको नेट्टी पकराना या नेट्टी पकरान भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, क्योंकि पाली प्राकृत के टर्म्स हैं ये, आपको जो ठीक लगे आप वैसा बोल सकते हैं। तीसरी किताब है विशुद्धि मग, विशुद्धि मग, द पाथ टू प्योरिटी। इसको बुद्ध घोष ने लिखा था एंड इट डील्स विद द डेवलपमेंट फ्रॉम प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू निबन इनलाइटनमेंट। अगर आप डिसिप्लिन वे में ज़िंदगी बिताते हो तो जैसे बुद्धा ने, याद है, एक दृढ़ संकल्प लिया था शाइनी, बड़ी बार वो मेडिटेशन के अंदर फेल हो रहे थे, गुरुओं से भी मिले जा जाकर, लेकिन फाइनली जब उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये कसम खाई, मैं अब उठूँगा नहीं, या तो मैं मरूंगा या तो मैं सच्चाई की खोज करके रहूँगा। तो विशुद्धि मग की किताब हमें ये बताती है कि अगर आप प्योरिटी के प्रिंसिपल को मानते हो, सोच विचार आपके सही हैं, जीवन के दायरे आपके सही हैं, आप अपने दायित्व को अच्छी तरीके से, जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाते हो, यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, तो आपको एनलाइटनमेंट या निबन की प्राप्ति करने में कोई डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है। उसके बाद है चौथी किताब जो कि नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, वो है निदान कथा। इट इज़ अ फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्ध। उनके सारी घटनाक्रम को कंपाइल करा जाता है यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे वो एक राजमहल में रहते थे और वहाँ से लेकर उन्होंने सब कुछ छोड़ा, त्यागा, और उनकी जर्नी अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार त्यागने की। ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट दीपावमसा एंड महावमसा, दे आर रिटन इन पाली, इट वॉज ऑल्सो रिटन इन पाली, मिलिंदपानो। ठीक है। एंड दे बोथ कंटेन हिस्टोरिकल कम माइथिकल अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। अब देखो यहाँ पर दे रखा है ना कि इट वॉज अ मिथिकल अकाउंट। कोई भी चीज़ मिथ कैसे होती है कि हम उस पर कमेंट्री तो है ना, मतलब एक तरीके से श्रेय है ना, कि हम उस पर यकीन कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। अब दीपावमसा महावमसा की जो मेन बात है कि बुद्धा, यहाँ पर देखो पूरा पढ़ो, इट डील्स विद हिस्टोरिकल कम मिथिकल अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। नंबर 1 बुद्धास लाइफ, बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोक के साथ भी डील करती हैं किताबें, और सबसे इम्पोर्टेंट अराइवल ऑफ बुद्धिज़्म टू श्रीलंका एंड गौतम बुद्धा का विजिट श्रीलंका की तरफ। इनमें से कौन सी बात के ऊपर लोग किंतु परंतु वाले आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? बुद्धा की विजिट टुवर्ड्स श्रीलंका, है ना। बुद्धा का जीवन था जैसा मर्जी रहो, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई, बिल्कुल सही है। अशोक था, बिल्कुल ठीक है। बुद्धा श्रीलंका गए थे क्या? डाउटेबल। लास्ट है महावत्सु। कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 है महावत्सु। इट वॉज रिटन इन मिक्सड संस्कृत एंड प्राकृत एंड इट लेज डाउन द सीक्रेट बायोग्राफी, दैट इज हेगियोग्राफी ऑफ द बुद्ध। यानी कि शाइनी, आपके बाद अगर हमें आंसर करना हो कि बुद्धा के ऊपर, वैसे तो जो भी टिप्पणी करी गई वो एक प्रकार से बायोग्राफी के मतलब बुद्धा की लाइफ के बारे में जो भी कमेंट्री। अब जैसे एक बार बताओ, यहाँ पर निदान कथा भी तो एक हेगियोग्राफी ही है, इफ इट डील्स विद द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्ध, राइट। आपकी जीवन कथा ही तो होती है आपकी बायोग्राफी। कोई और पर्सन अगर उसको लेके अगर आप खुद लिख डालो तो वो ऑटोबायोग्राफी है। निदान कथा भी तो श्रेया वही हुई, बताओ, नहीं हुई? हेगियोग्राफी नहीं हुई, है ना। लेकिन महावत्सु जो है, इट लेज डाउन द सीक्रेट बायोग्राफी, दैट इज हेगियोग्राफी ऑफ द बुद्ध। यहाँ पर बुद्ध की वो बातें जो कि किसी के जीवन में इम्पैक्ट ला सकती हैं, सिर्फ उसको लिखा गया है, बुद्धा की पूरी जीवनी को नहीं लिखा गया है। डिफरेंस क्या होगा कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि निदान कथा भी डील करता है शाइनी लाइफ स्टोरी, बुद्धा की लाइफ स्टोरी के साथ, लेकिन वो हेगियोग्राफी ना होकर महावत्सु की किताब हेगियोग्राफी क्यों कहलाती है? वो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है, भूल जाओ कि ये संस्कृत प्राकृत में लिखी गई, वो पाली में लिखी गई, नॉनसेंस, ये कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ये निदान कथा है, ये तो ओवरऑल बुद्धा की लाइफ के साथ डील करती है, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ द बुद्ध। जबकि महावत्सु क्या है? इट लेज डाउन द सीक्रेट बायोग्राफी, बुद्धा की सिर्फ वो बातें, उनके जीवन के वो इवेंट्स, वो घटनाक्रम जो कि किसी के जीवन के अंदर एक इम्पोर्टेंस डाल सकते हैं, किसी के जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं,
उसको जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं, एक इंसान को ये बता सकते हैं कि कम से कम वस्तु को भी यूज़ करके तुम खुश कैसे रह सकते हो। ठीक है, भौतिक सुखों की प्राप्ति ठीक चीज़ नहीं है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।